हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल गुरु पाठशाला। मैं रंजीत पाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पर। बेटा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बायोलॉजी की बहुत प्यारी सीरीज लेके आने वाले हैं, उस सीरीज को हम आज से स्टार्टअप ले रहे हैं। आज बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। इस दिन से हम अपने इस टॉपिक्स को शुरुआत करेंगे। बेटा, यहाँ पर चैप्टर को शुरू करने से पहले या इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको रन कैसे करने वाले हैं। बेटा, हम इस सीरीज पर 11th और 12th को दोनों यहाँ पर बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। 11th की पूरी बायोलॉजी, जूलॉजी भी और बॉटनी भी दोनों यहाँ पर कवर करेंगे। सेम एज बेटा, हम यहाँ पर 12th की भी जूलॉजी और 12th की बॉटनी दोनों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे 12th की और 11th की दोनों बायोलॉजी दोनों बॉटनी कवर करने वाले हैं, तो इसका मेन रीजन बेटा यही है कि हम इतने पहले से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले से बैच स्टार्ट करने का मतलब इन द सेंस बेटे कि अपने पास काफी इनफ टाइम रहेगा। पूरे 1 ईयर में हम 11th को और 12th को दोनों को बहुत इजी तरीके से कवर अप कर लेंगे। बेटा, जिन बच्चों का नेक्स्ट ईयर नीट की प्लानिंग चल रही है, नेक्स्ट ईयर नीट की प्लानिंग चल रही है, उन बच्चों के लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही सुपर बैच होने वाला है। हम यहाँ पर कैसे कैसे चीजों को देखो कवर अप करेंगे वो भी जान लीजिए। बेटा, हम लेक्चर के साथ साथ आपको लगातार डीपीपी प्रोवाइड करते रहेंगे। डीपीपी के बाद उसके बाद हम आपको पीवाईक्यू की रिवीजन करवाएंगे, पीवाईक्यू का रिवीजन करवाएंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू के बाद भी बेटा हम एक नया चीज आपको देने वाले हैं, एलसीक्यू। ये एलसीक्यू क्या होता है? एलसीक्यू होगा बेटा लेक्चर वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम अपने लेक्चर को यहाँ पर लेंगे, उसी बेस पर बेटा लेक्चर के बेस पर 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम लगातार डेली क्लास के एंड होते वक्त उसको रिवाइज कर देंगे, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ बेटा हम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से एनसीईआरटी के डायग्राम, फ्लो डायग्राम को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। डायग्राम को कवर करेंगे, उसके फ्लो डायग्राम को कवर करेंगे, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे। और इनफ टाइम होता है बेटा एक किसी भी बायोलॉजी को खत्म करने के लिए या 11th और 12th को बेटा खत्म करने के लिए अपने पास बहुत इनफ टाइम है कि बहुत आसानी से हम 11th और 12th को यहाँ पे खत्म कर देंगे। बस अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि लगातार लेक्चर में बने रहना है, लगातार वीडियोस को देखते रहना है और चीजों को बेटा समझते रहना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन पढ़ने में मजा आ रहा है, दूसरे दिन मजा आ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस मजे को खत्म कर दिया आपने। जो डेडिकेशन, जो मेहनत, जो शिद्दत आप पहले लेक्चर के लिए करेंगे, वही डेडिकेशन, वही शिद्दत, वही मेहनत आप बेटा लास्ट के आखिरी लेक्चर में करेंगे, चैप्टर के एंड होने में आखिरी लेक्चर में भी करेंगे, तो ही बेटा ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, वरना बेनिफिशियल नहीं है। देखिए, मेहनत सब करते हैं, सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलता है जो लगातार कंसिस्टेंसी में बना रहता है। अगर आप लगातार नहीं है और फिर कभी आज मेहनत कर, आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ा, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं मजा आएगा। आप रोज पढ़े, चाहे भले 2 घंटे पढ़े, तो हमें ऐसी मेहनत करनी है बेटा, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रहने के साथ बने रहेंगे और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पूरी चीज को कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, बिल्कुल आराम से काल्म होकर बैठिएगा। और हाँ, एक चीज और, अपने टीचर पर फेथ बना के रखिएगा बेटा। अपने टीचर पे फेथ बना के रखेंगे तभी मजा आएगा, वरना टीचर पे फेथ नहीं है तो चीजें काम करने में मजा नहीं आएगी। तो बेटा आइए अब लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ बेटे सबसे पहले 11th को कवर करेंगे। 11th के बाद हम बेटा 12th की ओर फोकस करेंगे। 11th में भी बेटा मैं आपके पास शुरू करूंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, सेल साइकिल से एंड सेल डिवीजन से। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से मैं शुरू करूंगा। सेल साइकिल सेल डिवीजन से मैंने क्यों लिया बेटा? सेल साइकिल सेल डिवीजन से मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि हमारी बायोलॉजी का स्टार्टअप ही सेल से होता है। किससे स्टार्टअप होता है बेटा? सेल से। और हमें जब तक सेल का आइडिया नहीं रहेगा तब तक हम बेटा किसी चैप्टर को पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, दूसरा मेन रीजन क्या है इसको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लेने का? बेटा 11th की बायोलॉजी में सबसे इजी चैप्टर यही होता है। और अगर मुझे आपको किसी कंटेंट को देना है तो बेटा किसी चीज को सिखाना होता है तो पहले इजी, फिर उसके बाद मीडियम, फिर आपके पास हार्ड लेवल। आप किसी गेम को खेलते हैं तो भी पहले इजी लेवल खेलते हैं, फिर उसके बाद मीडियम लेवल पे जाते हैं, फिर हार्ड लेवल पे जाते हैं।
अगर मैं किसी ऐसे चैप्टर को उठा लूं जो काफी कॉन्सेप्चुअल हो, काफी जबरदस्त हो, तो फिर बेटा आप उस कंटेंट को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, फिर आपको उस चैप्टर में काम करने में मजा नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे चैप्टर को कवर अप करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहीं पर रुक जाएंगे। हम बेटा धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इजी चैप्टर को पकड़ेंगे, फिर इसके बाद सेल को पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे लगातार हम चैप्टर को बढ़ते जाएंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जो बेटा सबसे लिंक रखता है। ये ऐसा चैप्टर है जो सबसे, हर चैप्टर से लिंक रखता है। प्लांट फ्यूजियो की बात कर लो, चाहे ह्यूमन फ्यूजियो की बात कर लो, चाहे इधर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लो, हर जगह इसका लिंक बना रहता है। तो हम बेटा पहले शुरू करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। चलिए, तो बेटा लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या सेल होती है? व्हाट इज सेल? सेल होती क्या है? तो हमारे सभी बच्चों को पता है कि सेल क्या होती है। आप बेटा, हर बच्चा यही बताएगा कि सेल क्या होती है। बेटा एक कंपार्टमेंट होती है। सेल क्या होती है आपकी? कंपार्टमेंट होती है। कंपार्टमेंट और चैम्बर होती है। सेल क्या होती है? सेल इज अ चैम्बर और कंपार्टमेंट। बेटा कुछ लोग सेल को कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग सेल को क्या बोलते हैं? चैम्बर भी बोलते हैं। और ये भी बताते हैं क्या कि सर इन सेल केमिकल रिएक्शन अकर इन ऑल टाइम। इट मीन्स क्या कि लगातार सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती है। ये भी बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सेल के अंदर क्या लगातार केमिकल रिएक्शन होती रहती है। और जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी केमिकल रिएक्शन होती है सर, जरा वो बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन, इनसाइड सेल हाँ, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? वो केमिकल रिएक्शन होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होती है जो किसी भी लिविंग के अंदर हरदम चलती रहती है। अगर हमें बेटा किसी लिविंग को डिफाइन करना है तो जब तक उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी तब तक बेटा हम उसे लिविंग नहीं कह सकते। वो बात अलग है कि लिविंग के अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। हम उसकी बात बाद में करेंगे, हम उसकी बात तब करेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अभी हम इतना जान ले रहे हैं कि जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है वो सारी की सारी कैसी रिएक्शन है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को होने के लिए भाई क्या किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इनसाइड सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर। ठीक है, इनसाइड सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन carry out by एंजाइम। ये रिएक्शन किससे होती है? एंजाइम से होती है। ठीक है, जो भी रिएक्शन सेल के अंदर होती है वो सारी की सारी रिएक्शन कैसी होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद जो है आपके पास बेटा जो सेल होती है वो सेल के पास आपने देखा होगा तो एक मेम्ब्रेन होती है। सेल जो होती है आपने देखा होगा बेटा, सेल के पास क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। और उस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बेटा? उस मेम्ब्रेन का काम होता है आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट का सेपरेशन करना। इट मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो सेल का इवोल्यूशन हुआ है, किसका? जो सेल का इवोल्यूशन हुआ है वो बेटा वाटर में हुआ। क्या इसे मैं रफ कर दूं? ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो इवोल्यूशन हुआ है सेल का, जो सेल का इवोल्यूशन हुआ है वो सेल का इवोल्यूशन बेटा कहाँ पे हुआ है? वाटर में हुआ है। ठीक है, ये वाटर है। अब यहाँ पर सेल का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ रिएक्शन ए से बी फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे भी लगातार रिएक्शन चल रही है। अब यहाँ की रिएक्शन और यहाँ की रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को सेपरेट करना है तो सेल के पास
दोनों रिएक्शन को सेपरेट करना है तो सेल के पास कोई ना कोई ऐसी बाउंड्री, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो भाई, अलग हो। तो सेल के पास क्या होता है, सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे भाई हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हो मेरे लाल, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं मेरा बच्चा। ओके बेटा, चलो सर सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है जरा ये बताएं, जो ये यहाँ की रिएक्शन को और यहाँ की रिएक्शन को अलग कर दे रही है। सर अगर इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को अलग कर रही है तो ये होगी कैसे जरा ये बताएं। तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसका नेचर होता है नॉन पोलर। कैसा नेचर होता है, नॉन पोलर। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ये नॉन पोलर क्या होता है जरा ये बताएं, नॉन पोलर का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप वो बताएं। चलें, अगर आप ये मुझसे जानना चाह रहे हैं कि ये नॉन पोलर का मतलब क्या है या नॉन पोलर होने का रीजन क्या है, तो बेटा नॉन पोलर वो होता है जो वाटर इनसॉल्यूबल होता है। क्या होता है मेरे लाल, वाटर इनसॉल्यूबल, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता। इट मींस सर अगर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करता तो क्या ये लिपिड का बना होता है। वेरी गुड बेटा, किसका बना होता है ये, लिपिड का बना होता है। किसका बना होगा ये, लिपिड का। लिपिड ऐसा कंटेंट है, लिपिड ऐसा कंटेंट है भाई जो किससे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्या चीजों को रिलेट कर पा रहे हो आप। मैंने अभी तक क्या क्या, क्या बताया वो बात करते हैं। मैंने अभी तक सेल बताया, सेल की बात जब मैंने की तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि सेल इज अ कंपार्टमेंट और अ चैम्बर। सेल क्या होता है, एक कंपार्टमेंट होता है या एक चैम्बर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन होती रहती है। ओके सर, फिर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने ये बताया अब सर जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको होने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये बताइए कि सेल का इवोल्यूशन हुआ कहाँ था। तो भाई सेल का इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, वाटर में हुआ था। और जब सेल का इवोल्यूशन वाटर में हुआ था तो वाटर के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन चल रही है और हमारे सेल के अंदर भी लगातार केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो सेल के केमिकल रिएक्शन और वाटर के केमिकल रिएक्शन को अलग करने के लिए सेल के पास कोई तो बाउंड्री होनी चाहिए, वरना मिल जाएगी सर। यहाँ की केमिकल रिएक्शन और यहाँ की केमिकल रिएक्शन दोनों एक हो गई तो हमें पता कैसे चला कि इन दोनों केमिकल रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन हो रही है और कौन सी सेल की है और कौन सी वाटर की है। तो उस रिएक्शंस को सेपरेट करने के लिए हमें किसकी, नेचर ने किसको बना के दिया, नेचर ने भाई सेल मेम्ब्रेन को बना के दिया। ठीक है, चलो नेचर ने जब सेल मेम्ब्रेन को बना दिया तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर नेचर की है। ठीक है सर, नॉन पोलर नेचर का मतलब होता है वाटर इनसॉल्यूबल होती है। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब जो पानी में क्या हो, ना घुले। क्यों ना घुले, अगर पानी में नहीं घुलेगी तो यहाँ की रिएक्शन अलग हो गई और यहाँ की रिएक्शन अलग हो गई। और जब दोनों रिएक्शन अलग हो गई तो हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि सेल की रिएक्शन अलग चल रही है और वाटर की रिएक्शन अलग चल रही है। अब जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है वो किसका बना होगा, लिपिड का बना होगा। तो इट मींस वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, मेड अप ऑफ लिपिड। क्या ये बात पकड़ पाए, देखो कितनी इजी तरीके से मैंने चीजों को पकड़ाया है ना। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी भाई, लिपिड की। आज तक आप पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। क्यों लिपिड की बन रही है, नेचर ने क्यों लिपिड का बनाया, उसका मेन रीजन ये पता चला। उसका मेन रीजन क्या होता है, लिपिड का इसलिए बनी क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होती है। डन, चलो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो सर एक बात बताइए, तो क्या हर सेल के पास कोई फीचर होगा। बिल्कुल सही बेटा, इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि हर सेल के पास कोई ना कोई क्या होगा, फीचर होगा। ठीक है, इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि हर सेल के पास कोई ना कोई क्या होगा भाई, फीचर होगा। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि ऑल सेल हैव सम फीचर। सारी के सारी सेल के पास क्या होगा, कुछ फीचर होगा। अब वो फीचर क्या है जरा एक एक करके ये देख लेते हैं। सर जब सेल बनी थी तो ये सेल कैसी थी, ये सेल का इवोल्यूशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर में। सेल का इवोल्यूशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर में, और जब इसका इवोल्यूशन हुआ, एक सेल का इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ, तो दूसरी सेल का भी जब इवोल्यूशन होगा तो क्या सर वो भी मिलियंस ऑफ ईयर में होगा। और अगर इस तरह मिलियंस ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर इस तरह अगर सेल का इवोल्यूशन होता जाएगा तो फिर बॉडी बनने में सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, तो सेल ने जो इवोल्यूशन करके अपने आप को बनाया होगा तो इसने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की होगी एक सेल को बनने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को किसी चीज में स्टोर किया होगा। और स्टोर करने के बाद बेटा जब दूसरी सेल बनी तो उस पर ट्रांसफर कर दिया होगा। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है आपके पास 11th क्लास की या 12th क्लास की, उस एनसीईआरटी बुक में जो डाटा लिखा है क्या वो एक दिन का डाटा है? नहीं। वो डाटा जो लिखा है 100-200 साल 500 साल पुराना डाटा लिखा हुआ है आपके पास। उस 200 साल 500 साल पुराने डाटे को एक जगह रखने के लिए हमने कहीं पे स्टोर किया, अपने बुक में स्टोर किया। सेम एज बेटा जब सेल का इवोल्यूशन हुआ तो मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ। अब इस इवोल्यूशन को उसने स्टोर किया किसी फॉर्म में, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इवोल्यूशन ऑफ सेल, इवोल्यूशन ऑफ सेल in millions of years, millions of year. So it need to store इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है? जो सेल ने इवोल्यूशन के दरमियान में बनाई है, हम उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इसे बेटा जरूरत पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। किसके फॉर्म में स्टोर करेगी? मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर करेगी। और वो मॉलिक्यूल क्या कैसा होता है मालूम है? वो मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो जेनेटिक मटेरियल को, जो किसको भाई? जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सके। वो मॉलिक्यूल ऐसा कैसा होता है? वो जो जेनेटिक मटेरियल का स्टोर कर सके। क्या लिख सकता हूं मैं? विच मॉलिक्यूल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह किसका इवोल्यूशन हुआ? तो इस तरह इवोल्यूशन हुआ हमारे पास बेटा किसका? डीएनए का। तो इस तरह किसका इवोल्यूशन हुआ? डीएनए का। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो कौन है भाई? डीएनए है। क्या है वो जो मटेरियल है? वो मटेरियल है डीएनए। और डीएनए ही क्या होता है? डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे की बात करते हैं। चल, डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है भाई? हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। वेरी गुड सर, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? स्टोर करता है। अच्छा, तो सर ये डीएनए फिर होगा क्या? इसका रोल क्या होगा, जरा ये बताइए। तो ये डीएनए जो होता है बेटा, ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का, बना होता है। और इसका रोल क्या होता है जरा वो बताएं। अगर मैं इसके रोल की बात करूं तो इसका रोल होगा बेटा स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डन। हम बेटा अभी डीएनए की यहीं पर इतनी ही बात करेंगे। जब डीएनए की बात हम तब करेंगे बहुत अच्छे से जब हम बेटा बात करेंगे मेंडल वाले चैप्टर के इन द सेंस इनहेरिटेंस ऑफ बेसिस की बात करेंगे, जेनेटिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो वहां पे हम बेटा डीएनए की डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हम 12th में जाएंगे तो हम डीएनए का डीप डिस्कशन करेंगे। अभी हम डीएनए को सिर्फ इतना ऊपर से जानते हैं, ज्यादा दूसरे चैप्टर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। जिससे अपना काम बन जाए हमें उतना ही पढ़ना है बेटा। मतलब हमें क्या पढ़ना है जरा वो भी जान लीजिए। देखिए, जो मुझे आता है और जो आपको पढ़ाना है, दोनों में बहुत डिफरेंस बेटा। मतलब आने वाली चीज और पढ़ाने वाली चीज में डिफरेंस क्या है बेटा? हमें आपको वो सुटेबल कंटेंट देना है जिससे आप यहां तक पहुंच जाए, हमें वो नहीं देना बेटा कि जिससे आपको ज्ञान भंडार बन जाए लेकिन आप इसको क्रैक ना कर पाओ। हमें बेटा आपको वो सुटेबल कंटेंट देना है, वो कम से कम आपका टाइम में इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छी चीजें दे देनी है कि बेटा आप उस लेवल तक, आप उस नीड तक पहुंच जाओ, उस दरवाजे तक पहुंच जाओ। उसके बाद आप ज्ञान का अपार भंडार आपके पास स्वयं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आराम से बात करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, बिल्कुल काम होकर बैठिएगा, लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा। चलो, फिर मैंने क्या बोला भाई? क्या डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है
और एक रोल होता है। इसका क्या रोल होता है? इसका रोल होता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है सर। चलिए, अब अगर ये बात हो गई तो सर आपने बताया क्या कि सेल के पास फीचर होता है। सेल के पास क्या होता है? फीचर होता है। इट मींस ऑल सेल हैव all cell have all cell have some feature। all cell have some feature। क्या होता है फीचर? वो जरा इसकी भी बात करते हैं। अब हर सेल का एक फीचर होता है, तो क्या फीचर होता है जरा उसकी बात करते हैं। अब अगर मैं फीचर की बात करूं तो सेल के अंदर हमें लगातार क्या देखने को मिलेगी भाई? केमिकल रिएक्शन। सेल के पास क्या देखने को मिलेगी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और क्या देखने को मिलेगा सेल के अंदर? हाँ, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल केमिकल रिएक्शन अकर। और क्या हमें भाई इसके पास साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो सेल के पास और क्या देखने को मिलेगा? डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए सेल के पास देखने को मिलता है जो कि स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। अब जो डीएनए होता है वो बेटा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? जो डीएनए होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना के। तो डीएनए क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस बाय मेकिंग प्रोटीन। डीएनए क्या करता है भाई? अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाकर। अब अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाकर, तो इतना तो आप सब जानते हो कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, और इस चीज का नाम है राइबोसोम। उस चीज का क्या नाम है भाई? राइबोसोम। तो कहीं ना कहीं सर हमें क्या देखने को मिल जाएगा? सेल के अंदर राइबोसोम की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये कैसे अपने आप को प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करता है, जरा इसकी बात करें। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मेरे पास क्या है भाई? डीएनए है। सर ठीक है, ये डीएनए खुद की क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। ये डीएनए क्या करेगा? खुद की कॉपी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम के। इस डीएनए से क्या बनेगा? राइबोसोम बनेगा। और इस राइबोसोम से क्या बनेंगे भाई? प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ऐसे डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डीएनए क्या करता है? पहले कॉपी बना के राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है। तो यहां से क्या मालूम चला कि हमारे पास भाई राइबोसोम की भी रिक्वायरमेंट होती है। राइबोसोम की भी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बातें भाई हमें सेल के पास देखने को मिलती है। या हर सेल का ये फीचर होता है कि कैसे वो खुद को एक्सप्रेस करता है। डन है ये बातें? चलिए, अब अगर ये बातें डन है तो जरा से मैं थोड़ी सी और बात कर लूं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, और सर जरा यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जरा उसकी बात बताएं। चले, अच्छा उसकी बात करने से पहले एक चीज फीचर की बात हो गई, तो आइए जरा एक बार मेम्ब्रेन की फीचर की भी बात कर लेते हैं। चलिए कि मेम्ब्रेन के फीचर कैसे होते हैं। तो अगर मैं बेटा मेम्ब्रेन की बात करूं, जो सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, तो सेल मेम्ब्रेन का भी बेटा एक फीचर होता है। वो फीचर क्या होता है? वो फीचर ये होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन अपनी सेलेक्टिव होती है। कैसी होती है भाई? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? वो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होगी। कैसी होगी? सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल। इसी सिलेक्टिव परमिएबल को कुछ लोग सेमी परमिएबल, और सिलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है जरा उसकी बात कर लेते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भाई ये जो होगा ये केवल H2O के लिए परमिएबल होगा और सॉल्यूट के लिए परमिएबल होगा, सॉल्वेंट के लिए परमिएबल नहीं होगा। मतलब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसी सेल की बाउंड्री है, इसमें से केवल भाई क्या आ सकते हैं? इसमें से केवल H2O के मॉलिक्यूल, और इसमें केवल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं। साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल जा सकते हैं जिनके इस मेम्ब्रेन पर चैम्बर लगे होंगे। क्या लगे होंगे?
चैम्बर लगे होंगे वही मॉलिक्यूल जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम आयन के, यहाँ पे अगर चैम्बर लगे हैं तो वो जा सकता है। यहाँ पे क्लोरीन आयन का चैम्बर लगा है तो वो जा सकता है। यहाँ पे बेटा पोटेशियम आयन का चैम्बर लगा है तो वो जा सकता है। अब अगर यहाँ पे सोडियम आयन का चैम्बर लगा है तो यहाँ से पोटेशियम आयन कभी नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? अगर यहाँ से सोडियम आयन का चैम्बर है तो सिर्फ सोडियम आयन ही जाएगा, पोटेशियम आयन नहीं जा सकता। उसी तरह यहाँ क्लोरीन आयन का चैम्बर लगा है तो बेटा यहाँ से क्लोरीन ही जा सकता है, सोडियम कभी नहीं जा सकता। यही होता है सेलेक्टिव परमिएबल, यही होता है बेटा सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब समझिएगा बेटा, आप चीजों को सेलेक्ट करके भेजें। आप क्या करो, चीजों को सेलेक्ट करके भेजो तो वो होता है आपका सेलेक्टिव परमिएबल। जैसे मेरे सामने गेट लगा है, इस गेट पे मैं एक चौकीदार को खड़ा कर दूं और ये कहूं उससे कि यहाँ से जो है हमारे 11th क्लास के बच्चे ही आने चाहिए और कोई अदर बच्चा ना आए, तो बेटा वो चौकीदार होगा जो सिर्फ 11th क्लास के बच्चों को भेजेगा और बाकी अन्य बच्चों को रोक देगा। तो सेम एज यहाँ पर भी है बेटा, जिसके चैनल्स लगे होते हैं सिर्फ वही मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है और दूसरे कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकते हैं। तो बेटा आज की क्लासेस हम यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद कल की क्लासेस में कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिएगा, हर लेक्चर को आराम से बेटा हर लेक्चर को आराम से एंजॉय करके पढ़िएगा और लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। चीजें बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा चीजें देने की हम कोशिश करेंगे। बेटा ऐसा नहीं है कि हम चीजों को ब्रॉड करके दें, बेटा हम ब्रॉड जहां पे लगेगा हमें ब्रॉड करने की आवश्यकता है हम वहां पे हम ब्रॉड करेंगे, और जहां पे हमें लगेगा कि ब्रॉड करने की कोई आवश्यकता नहीं हम वहां पे ब्रॉड नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को कवर अप नहीं करेंगे जो एनसीईआरटी पे नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको यहाँ पे कवर अप देखने को मिलेगी। बेटा किसी से अपना कंटेंट 19 नहीं मिलेगा, सबसे अपना कंटेंट सबके इक्वल उससे प्लस ही रहेगा और आप लगातार बने रहिएगा। बहुत ही अल्टीमेट बहुत ही प्यारी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। बस एक बार अपने टीचर पे फेथ बना के रखिए, ठीक है? चलिए तो बेटा ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आराम से पढ़ते रहिए। तब तक ले ओके बाय।